हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और अपनी ज़िंदगियों में किसी अच्छे मुकाम को पहुँचें। बहुत से वालिदैन ये ख्वाब तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन इस ख्वाब को पूरा नहीं कर पाते। पैसा उनकी राह की रुकावट बनता है। बेशक पैसा एक मुतवाज़न और खुशगवार ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम ज़ीशान रियाज़ है और मैं आपको अपने शो खर्च और अखराजात में खुशामदीद कहता हूँ। इस शो में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने अखराजात को अपने कंट्रोल में करके बचत कर सकते हैं और किस तरह वो बचत हमारे लिए असासे बनाने और वो असासे हमारे लिए और रुपए पैसे कमाने में मुआविन हो सकती है। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ, जो है हमारे भाई अफजल की। परम ए मंजे नु पट्ठे छट्टे पा देने, ठीक है, ते दूध चो के मलक नु पहुंचा देना टाइम नाल, ठीक है ना। हाँ, ख्याल करे को सफाई शफाई दा, ठीक है, ते पट्ठे दा ख्याल करे को टाइम नाल पाया करो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अफजाल भाई। वालेकुम अस्सलाम जमाल। क्या हाल चाल है? और सुना है भैंसें ले लिए? बस यार, बैंक से कुछ कर्जा लिया, जाकर भैंसे खरीद लाया हूँ और सोच रहा हूँ कि दूध और मक्खन का कारोबार शुरू करूँ। और ये तो बड़ी अच्छी सोच है तेरी। आखिरकार अपना कारोबार फ़ायदेमंद होता है। और छोड़ इन सारी बातों को, और कोई मिठाई बठाई तो खिला। और मिठाई तो तब खिलाऊँ ना जब मेरा कारोबार चलेगा। ऊपर से कर्जे कितनी परेशानी है। अल्लाह खैर करे। कितना कर्जा ले लिया है? यार 9 लाख का कर्जा ले चुका हूँ और समझ नहीं आ रहा कि ये कर्जा उतारूंगा कैसे। 9 लाख का? अफजाल भाई ये तो बहुत बड़ी रकम है। मुझे ये बताएं कि ये कर्जा अदा कैसे करेंगे? यही बात सोचकर तो मैं खुद परेशान हूँ कि कितना कर्जा लेने के बाद अदा कैसे करूँगा, और ऊपर से मेरा कारोबार भी ठीक से नहीं चल रहा। ये बात तो पहले सोचनी चाहिए थी। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और मेरे बेटे की कॉल है, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, क्या हाल है? ठीक है आप? और अम्मी कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाँ पुत्र, मैं ठीक हूँ, वो हम दोनों ठीक हैं। तू सुना, तू ठीक है? और तेरे इम्तिहानात में नतीजे आ गए हैं? जी जी अब्बू, वही बताना था कि मैं पूरी जमात में अव्वल नंबर पे आया। और जियो पुत्रा, और तूने ना पूरे पिंड में मेरा नाम रोशन कर दिया है। और मुबारका हो, मुबारका। और एक मिनट रुक, और तेरी अम्मी को बुलाता हूँ, उससे खुद ही बात कर। सुनिए अब्बू, अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा, मैं बाद में बताऊंगा अम्मी को शाम को। लेकिन ना बस मैं ये बताना था कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए ना 1,30,000 रुपये दरकार है। तो मुझे पता है अब्बू मुश्किल होगा, लेकिन ना ना पुत्र, और कोई मुश्किल नहीं होगी। बस तू दिल लगा कर पढ़ है, और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है अब्बू, खुदा। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना, अच्छा। ठीक है, मैं शाम को फिर बात ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। तो क्या बात है अफजाल भाई, खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मेरा बेटा पास हो गया है, पहली पोजीशन हासिल की है उसने। ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर अफजाल भाई तू इस तरह मुंह सुजा के क्यों बैठा हुआ है? वो एक तेरा पुत्र है, वो सारा गांव उसकी मिसालें देता है। और एक मेरा पुत्र है, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। हाँ यार, तू बिल्कुल ठीक कहता है। शुक्र है खुदा का, उसने मुझे फ़ीस के बारे में बताया है। वैसे जमाल, तुझे पता है आजकल के दौर में पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है, लेकिन पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ यार, ये तो ठीक कह रहा है। मेरे भी दोनों बच्चे पढ़ते हैं ना, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। यार जमाल, मैं सोच रहा हूँ कि तेरे पास अगर कुछ रकम मौजूद है तो मुझे उधार मिल सकती है। सारे पैसे तुझे वापस कर दूंगा। यार, मेरे पास होते तो मैं तुझे ज़रूर दे देता। और बचत तो बहुत दूर की बात है।
अखराजात भी पूरे हो जाए ना तो उस रब का शुक्र है। ओ, अब बुरा ना मानना, असद मेरा भी बेटा है, लेकिन मजबूरी है। हाँ यार, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और तुझसे क्या गिला। मुझे एक अच्छा सा मशवरा दे। तुझे पता है कि मैं बैंक से कर्जा लेकर आया था। सोचा था कि जानवर लूंगा तो कारोबार अच्छा सा चलेगा। इतना कर्जदार हो चुका हूँ और सोच रहा हूँ कि इतने पैसे कहाँ से अदा करूँगा। यार तू एक काम कर, तू सरपंच से कुछ रकम उधार ले ले। मुश्किल तो होगी, कर्जा भी बढ़ जाएगा, लेकिन तेरे बेटे की फीस अदा हो जाएगी। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इस तरह मेरे बेटे की फीस भी अदा हो जाएगी और दूध और मक्खन का कारोबार शुरू करके ना मैं सरपंच और बैंक का कर्जा भी अदा कर सकूंगा। हाँ, ये तू बिल्कुल सही कह रहा है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दे। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जिंदगी के कई रंग होते हैं। कभी हमारी जिंदगी मुश्किलात के घिराव में होती है और कभी वही मुश्किलात आसानियों में बदल जाती हैं। ये सब हमारे खुद के नज़रिए पर मबनी होता है कि हम अपनी मुश्किलात का हल कैसे ढूंढते हैं। हमने देखा कि अफजल ने कर्जा लेकर माल मवेशी तो खरीद लिए, लेकिन अब उसका ये कारोबार उसकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चल रहा। साथ ही साथ उसे अपने बेटे की फीस अदा करने के लिए एक भारी रकम दरकार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो इस रकम का बंदोबस्त कैसे करे। मेरे पास कुछ तजावीज़ ज़रूर हैं, लेकिन हमेशा की तरह इससे पेशतर कि मैं अपनी राय पेश करूं, हम चलते हैं और देखते हैं कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। क्या दूध दही के कारोबार में फायदा है? फायदा कोई भी कारोबार है उसमें फायदा है, नुकसान नहीं है। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। फ़ायदा तो है दूध दही काम में, भैंसे रखने में फ़ायदा है। एक टाइम की बचत है पूरी। ਤੇ दूध ਤੇ दही का काम पे नहीं है, प्रॉपर तो लाजिमी है। क्या अफजल के बेटे को काम करना चाहिए? नहीं नहीं, बच्चा अगर पढ़ता है ना तो उसको सिर्फ पढ़ने दो। उसको अगर तुसी काम पे लगाओगे ना तो फिर वो पढ़ाई नहीं कर सकेगा। ਤੁਹਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल जी, उन्होंने काम हुनर होना चाहिए। ਜਿਹੜਾ पढ़ाई भी कर रहा है नाल उसके हाथ कोई हुनर भी होना चाहिए। करना चाहिए, ये उसका पैदा है। हुनर भी सीखेगा और दुनिया का सिस्टम भी देखेगा। यार दुनिया कितना पानी में है। आपके ख्याल में दूध दही का कारोबार कितने पैसों से शुरू करना चाहिए? दूध दही का कारोबार है ना, ये अपनी जेब के हिसाब से होता है। इस वास्ते भाईजान अगर 12 मज्जा भी पाँदा है ना वो, तो उस वास्ते 15 लाख रुपया होना चाहिए इस टाइम। नवा कारोबारी है ना, नवा कारोबारी है। ये किसी को चुकिया, यार तेरे को 10 मज्जा है ना, यार मैंने मन दुध दे छड़ी, उनके को चुक के अपनी कमीशन रख के बेच देता। आपके ख्याल में अफजल को कर्ज बैंक से लेना चाहिए या फिर किसी रिश्तेदार से? रिश्तेदार को लेना चाहिए, बैंक से नहीं लेना चाहिए, वो सूद है। तो तुसी किसी भैन भरा को ले लवो, बैंक चो लवो तो सूद लगेगा, सूद ते ना लवो। बेहतर तो यही यार दोस्त से खर्चा कर्जा वगैरह ले लेगा। बैंक कर्जा लेगा वो तो बगैर सूद तो देगा, सूद लैके देगा कर्जा, समझो। बगैर सूद तो कोई बैंक भी तो नहीं देने लगा। जी दोस्तों, आपने लोगों की राय सुनी। मेरे मुताबिक इस वक्त भाई अफजल को 2 मुश्किलात दरकार हैं। पहला तो ये कि उन्होंने बैंक से जो 9 लाख रुपए लिए हैं उसके ऊपर उनको सूद भी अदा करना है। 9 लाख के ऊपर सूद की टोटल रकम 2,88,000 रुपए है, जो अदा करने के लिए उनके पास सिर्फ 4 साल का अरसा है। और अगर हम हिसाब लगाएं तो उनको हर माह 36,000 रुपए बैंक को वापस लौटाने हैं। अब उनके पास जो बची हुई रकम थी उसमें से वो पहले 2 माह की किस्त तो अदा कर चुके हैं, लेकिन आगे की किस्तें देने के लिए ना तो उनके पास पैसे हैं और ना ही उनके कारोबार से इतनी आमदन हो पा रही है। अब दूसरा मसला ये है कि उनको अपने बेटे को भी 1,20,000 रुपए भेजने हैं। मेरे ख्याल में अफजल को ये चाहिए कि वो दोनों भैंसों का दूध बेचने के बजाय एक भैंस का दूध बेचता रहे और दूसरी भैंस के दूध से 15 दिन मक्खन और 15 दिन देसी घी निकाले और अपने बेटे की मदद से उसको शहर भिजवा के बेचने की कोशिश करे। ऐसा करने से वो कुछ इजाफी रकम कमा सकेगा। और दूसरा मशवरा उसके बेटे के लिए है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करे। ऐसा करने से वो अपनी फीस
काफ़ी कम करवा सकता है। इस बात की बेहतर वजाहत के लिए हम शहर का रुख करते हैं और जानते हैं कि शहर में दूध, दही, देसी घी और मक्खन की कीमतें क्या हैं और किस तरह से अफजल और उसका छोटा बेटा मिलकर अपने इस कारोबार को शहर तक ले जा सकते हैं। चाचा सलाम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक दुआएं ठाक जी, है? फिट फाट। आपको तंग तो नहीं कर रहे? नहीं जी, क्यों तंग कर रहे हैं? माशाल्लाह बड़ी अच्छी दुकान है आपकी। जी इंशाल्लाह, कितने अरसे माशाल्लाह। से है? 25 साल हो गए। 25 साल से जी, आप चला रहे हैं? जी, पहले वाले साहब थे। अच्छा अच्छा, पहले आपके वालिद थे, जी। अब आप हैं। ठीक है। तो ये दूध दही जो आप बेचते हैं ये यहीं से सोर्स करते हैं, कहीं और से मंगवाते हैं? अपने गांव से मंगवाते हैं। गांव से आता है? कहाँ जी, से? जंग। जंग से आता है? जी, रोजाना के हिसाब से जंग से यहाँ आता रोजाना दे साहब से। है? वाह। और आप सिर्फ दूध और दही बेचते हैं या बाकी चीजें भी हैं जो घी बेचते भी है, मक्खन भी है। हैं? घी और मक्खन घी है है। आपके पास? ठीक है। तो मुझे एक सच्ची बात बताइएगा कि यहाँ शहर के लोग खालिस देसी घी और मक्खन पचा पाते हैं, पसंद करते हैं? पंजाब के पचा जाते हैं, बाकी इलाके के नहीं पचाते। पंजाब के लोग पसंद जी। करते हैं। ठीक है। तो 1 किलो खालिस देसी घी आप किस तरह किलो देते हैं? तकरीबन 4000। 4000 रुपये। जी, और मक्खन? 1600। 1600 रुपये। जी, चाचा बचत हो पाती है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितना कमा लेते हैं एक दिन का? तकरीबन 10 से 12,000। 10 से 12,000 जी, रोजाना का जी। बचा लेते हैं इखराजात निकाल के। ठीक है। आप खुश हैं अपने काम से? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी, तो हमने जाना कि शहर में मक्खन की कीमत तकरीबन 1600 रुपये फ़ी किलो है, यानी कि 3 किलो मक्खन 4800 रुपये का। अब अगर अफजल 15 दिन तक 8 लीटर दूध में से रोज़ाना मक्खन निकलवाता है तो वो दिन का 3 किलो और 15 दिन का 45 किलो मक्खन निकलवा पाएगा, जो कि 1600 के हिसाब से तकरीबन 90,000 रुपये का फ़रोख्त किया जा सकता है। साथ ही साथ हमने देसी घी की कीमत भी जानी, जो कि 4000 से 4500 रुपये फ़ी किलो है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि शहर में देसी घी की कीमत तकरीबन 4000 से 4500 रुपये फ़ी किलो है। अब अगर अफजल 15 दिन तक रोज़ाना के हिसाब से 8 लीटर दूध में से देसी घी निकलवाता है तो वो तकरीबन 800 ग्राम निकलता है। 800 ग्राम 15 दिन तक 12 किलो जमा हो सकता है और 12 किलो देसी घी की कीमत शहर में तकरीबन 48,000 रुपये हो सकेगी। अफजल को चाहिए कि अपने छोटे बेटे की मदद से वो ये देसी घी और मक्खन शहर भिजवाए। शहर में फ़रोख्त करने से वो ज़्यादा मुनाफा भी कमा पाएगा और ये सब कुछ करने से वो अपना कर्ज उतारने में और अपने बेटे की फ़ीस अदा करने में बाआसानी कामयाब हो सके। अब चंद खर्चे जो अफजल को दरकार हैं उसमें से एक है भैंसों के चारे का खर्च। 700 रुपये का चारा एक भैंस तकरीबन दिन में 2 दफ़ा खा सकती है। दोनों का कुल मिला के 1400 रुपये का खर्च ये, और दूसरा खर्च उसकी आमदोरफ्त का है। अफजल को चाहिए कि अपने मोटरसाइकिल पे अपने बेटे के साथ सामान को शहर लेकर आए और दोनों मिलकर बेचें। पेट्रोल का खर्चा तकरीबन 1000 रुपये तक आएगा। अब हम अपने शो के एक बहुत ही अहम हिस्से की तरफ बढ़ने लगे हैं, जिसमें हम सीख सकेंगे कि किस तरह से हम अपने रुपए पैसे को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी आमदन को बचत, इखराजात और असासों में तकसीम कर लें। अपनी आमदन पर गौर करें और इसमें अपने घर के तमाम अफराद की आमदन को शामिल कर लें जो कमाते हैं। फिर अपने अखराजात को देखें। इन दोनों में फ़र्क करने से आप ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आप कुछ बचत कर पाते हैं या नहीं। अब इस बात पर गौर करें कि आप अपनी आमदनी में इजाफे के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ असासे मौजूद हैं जैसे कंप्यूटर, गाड़ी, मोबाइल, मोटरसाइकिल या घर, तो आप किस तरह से उसको इस्तेमाल में लाकर कुछ इजाफी रकम कमा सकते हैं। या फिर अगर आपको कर्ज की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या ज़राए हैं जिनको इस्तेमाल में लाकर आप कुछ रकम कर्ज के तौर पर हासिल कर सकें। ऐसा करने से आप अपनी आमदन और इखराजात का सही तौर पर जायज़ा ले पाएंगे। और अगर आपको पता चले कि आपके इखराजात आपकी आमदन से ज़्यादा हैं तो फिर अपने इखराजात को कंट्रोल करें और बचत करें। अब अपनी और आपकी मज़ीद आसानी के लिए और बेहतर तौर पर समझ पाने के लिए हम अफजल की कहानी को मिसाल के तौर पर लेते हैं। देखते हैं कि उसकी आमदन क्या है, उसके इखराजात कितने हैं और क्या इन तंगदस्ती के हालात में भी वो कुछ बचत कर पाता है या नहीं। अगर देखें तो अफजल की माहाना आमदन कुल मिला के 30,000 रुपये है, जिसमें से 5,000 रुपये उसके घर का किराया चला जाता है। तकरीबन 4,000 रुपये उनका बिजली का बिल
और तकरीबन 3,000 रुपये हर माह उनके एलपीजी का खर्च आता है। खाने पीने को बहुत एहतियात के साथ खर्च करने के बावजूद भी तकरीबन 6,500 रुपये तो वो माहाना खाने पर खर्च कर देते हैं। 3,000 रुपये उनके पेट्रोल का खर्च, बल्कि जो इजाफी रकम उसको दरकार होती है वो या तो अपने बेटे की फ़ीस के बचाए हुए पैसों में से इस्तेमाल में लाता है या फिर अपने भाई से कर्ज के तौर पर लेता है, जो कि करीब ही के गांव में तरखान का काम करता है। ये कुल मिला के बना 31,500 रुपये। आमदन 30,000, खर्च 31,500 रुपये, बचत तो नहीं हो पाएगी। अफजल अपने घर का एक ही कमाने वाला है और उसकी माहाना आमदन कुल मिला के 30,000 हो पाती है, जिसमें से खर्च 31,000 से 35,000 के दरमियान हो जाता है। अब उसको इजाफी खर्च को पूरा करने के लिए या तो अपने बेटे की फ़ीस के लिए बचाई हुई रकम को इस्तेमाल में लाना पड़ता है या फिर वो कर्ज के तौर पर अपने भाई से हर माह पैसे लेता है, जो कि करीब के गांव में तरखान का काम करता है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे पास अफजल और उसके बेटे दोनों के लिए एक मशवरा है। अफजल के लिए तो ये कि वो देसी घी और मक्खन को शहर भिजवा कर बेचने की कोशिश करे ताकि वो इजाफी रकम कमा सके, और उसके बेटे के लिए ये कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दे। ऐसा करने से उसकी फ़ीस का तकरीबन 50% हिस्सा माफ़ किया जा सकता है और बाकी की फ़ीस वो अपने बाप के जमा किए हुए पैसों से बआसानी अदा कर सकता है। आपकी मज़ीद मदद के लिए हमारे पास कुछ फॉर्म्स भी हैं जो हमारी टीम आप तक पहुंचा देगी। आप ये फॉर्म्स ऑनलाइन भी हासिल कर सकते हैं और इनकी मदद से आप अपनी आमदन और अखराजात का बेहतर तौर पर जायज़ा लगा पाएंगे। दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें, फॉर्म्स हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान रियाज। एक और कहानी के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।